को रिजेक्ट किया। हमने टू नेशन थ्योरी इसलिए नहीं रिजेक्ट की थी कि हिंदुस्तान और मुसलमान का झगड़ा है। हमने टू नेशन 1925 के आप उनकी करारदाद को देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सोच हो सके सिर्फ मुस्लिम लीग की नहीं, इस सोच का कोई इखलाकी जवाब नहीं था, इसलिए हमारी क़यादत ने इसको रिजेक्ट किया। जब भी दुनिया में कोई कानून बनता है किसी माशरे के अंदर तो सबसे पहली चीज ये देखी जाती है कि इस कानून का कोई इखलाकी जवाब है कि नहीं है। जब भी आईन में कोई तरमीम की जाती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि इस आईनी तरमीम का कोई इखलाकी जवाब है कि नहीं है। जब किसी चीज का इखलाकी जवाब नहीं होता उसका सियासी जवाब भी नहीं होता, और जब तक किसी चीज का इखलाकी जवाब कायम रहता है उसका सियासी जवाब और उसका आईनी जवाब कायम रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन पर जो फैसला दिया है उसका आईनी जवाब या कानूनी जवाब उन्होंने जो भी दिया हो उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहली बात यह है कि जब हमारा इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ उसकी बुनियाद इखलाकियात पर थी, न कानून पर थी न सियासत पर थी। हमारे साथ जो मुआहदे हुए थे उनकी एक इखलाकी तौसीयत थी और हमारे साथ मुआहदे खत्म करने के लिए जो शराइत थे या उसको जारी रखने के लिए जो शराइत थी उसकी सबसे बड़ी शर्त यह थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये फैसला करेगी कि हमारे हिंदुस्तान के साथ क्या रिश्ते होंगे, और इसी वजह से 370 को हिंदुस्तान के आईन में रखा गया। इसी वजह से हिंदुस्तान की उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक जवाजियत फराहम की कि आगे चल के आप जो फैसला करेंगे उसी की बुनियाद पर आपका और हमारा ताल्लुक उसको कोई सियासी जवाब मिलेगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, एक अहम नुक्ता इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं और आपकी नोटिस में लाता हूं कि मेहरबानी करके इसमें गौर करें। आर्टिकल 376 जो हिंदुस्तान के आईन का आर्टिकल है उसमें एक तरमीम की गई और वो तरमीम ये थी कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आप असेंबली समझा जाएगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है ऑनरेबल स्पीकर सर। मुल्क के पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को आर्टिकल 367 में एक अमेंडमेंट लाई है जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्लेस किया गया जम्मू कश्मीर असेंबली से। कल जो हमने करारदाद यहाँ पास की है उसका जवाब वही अमेंडमेंट फराहम करती है। आज जो ये असेंबली इस वक्त जहाँ बैठी है इसको आर्टिकल 367 के उस अमेंडमेंट का जवाब है कि आज जो हम फैसला करते हैं, जिस तरह ऑनरेबल मेंबर कल एक प्रोग्राम में कह रहे थे परा साहब कि ये बाइंडिंग नहीं है, करा साहब नहीं, परा साहब वही परा साहब कल कह रहे थे कि ये बाइंडिंग नहीं है। जबरदस्त खतरनाक गेम खेल रहे हैं वो। उनको सियासत करनी है तो इस हाउस से बाहर करें, इस हाउस से बाहर करें। आपने जब एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया मुझे ये बताएं क्या उस एजेंडा ऑफ अलायंस पर बीजेपी ने दस्तखत किया था? क्या बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कभी माना था कि हमने एजेंडा ऑफ अलायंस किया? आपने एजेंडा ऑफ अलायंस किया, आपकी तरफ से वो एजेंडा ऑफ अलायंस हैसियत क्या है जबकि वो साइन ही नहीं हुआ था। हम यहाँ का बात खड़ा हुए हैं तो हम ये कहते हैं कि इस असेंबली ने जो कल रेजोल्यूशन पास किया है उसकी एक कानूनी, एक सियासी और एक इखलाकी हैसियत है। मरकजी हुकूमत उसको रिजेक्ट करने से पहले उसको ये फैसला होगा कि ये इब्तिदाई इश्क है, अभी इंतहा उन्होंने देखनी है। हमने फैसला किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने कि जो करारदाद पास की है यह तो अभी पहला कदम है। ये इस असेंबली के अंदर ये असेंबली जब परसों आप फरमा रहे थे ऑनरेबल सीनियर मेंबर मुबारकपुर साहब से कि जब आप इस असेंबली में दाखिल हुए तो इस असेंबली की हालत बहुत खराब थी। आप ये सोच रहे थे क्या ये असेंबली काम भी करेगी कि नहीं करेगी। तब मैं सोच रहा था
जिस पर्पस के लिए असेंबली बनी है, जिस मकसद के लिए ये असेंबली बनी है, क्या वो मकसद ये असेंबली कर पाएगी? जो आवाज जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ से भेजनी है, क्या वो आवाज हम जम्मू कश्मीर के इस आवाज से उस आवाज तक पहुंचा सकेंगे कि नहीं पहुंचा सकेंगे? लेकिन जब इस तरह का खौफ, वो जुबान इखलाक के दायरे के अंदर रहकर एक ऐसी जुबान का इंतखाब किया है जो एक लंबी पुरअमन 22 लाख जदोजहद का आगाज है। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं कुछ और बात कहना चाहता हूं, मेहरबानी करके ये बात आप गौर से सुने। जब 26 अक्टूबर 1947 हमारे मुल्क का उस वक्त का नुमाइंदा मेमन साहब यहाँ तशरीफ लाते हैं और महाराजा उनके साथ अकार्ड साइन करते हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज। ये बात आपने जरूर सुननी है प्लीज ऑनरेबल स्पीकर साहब, और इन लोगों को गैरत करनी चाहिए और सुनना चाहिए। On 26 October, Honorable Speaker sir, Honorable Speaker sir, the people of Jammu and Kashmir have ignored them. You guys also ignored them. They don't be taken seriously. Please listen to me now, sir. On 26th of October 1947, B.P. Menon, after getting the instrument of accession signed by Maharaja Hari Singh, rushed to Delhi and Bose and then Alexander Simon, और Alexander Simon को वो क्या कहते हैं? Honorable Speaker sir, please ये जुमला जरूर सुने। वो कहते हैं, उनको आगे कागज दिखाते हुए कहते हैं कि Bastard has signed it. The bastard has signed it. ये bastard कौन था? ये bastard जम्मू कश्मीर का उस वक्त हुक्मरान था। हम उसको मानते थे या नहीं मानते थे? क्या हमने उसके शख्सी राज के खिलाफ एक मुनस्सब जदोजहद की थी वो आपकी जगह? लेकिन अंदाजा लगाए नियत का, उनकी नियत का अंदाजा लगाए कि जो शख्स जम्मू कश्मीर को प्लेट में रख के उनके हवाले करता है, उसके बारे में कहता है कि the bastard has signed it and now we will not let it go. ये था वो पहला जुमला जो शुक्रिया के तौर उस वक्त की मरकज की हुकूमत के नुमाइंदे ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के एवज में हमको बताया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरकज की उस वक्त की हुकूमत का एक जिम्मेदार नुमाइंदा जब इस तरह का रवैया रखेगा तो आम शहरी से आप किस तरह तवज्जो रखते हैं कि उसके दिल में हम लोगों के लिए वही मोहब्बत, वही शफकत और उसी रवैये का तरीकाकार होगा जो हमारा उनके हवाले से रहा है। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों की एक्सपेक्टेशन है, कहते हैं एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज ब्लाइंड। इन लोगों को एहसास होना चाहिए कि जो परसों लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा था 50 बार 49 बार, अगर मैं सही कहता हूं तो 49 बार ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, माई गवर्नमेंट। जो मौजूदा हुकूमत है
को न सिर्फ माना है बल्कि उसका हिस्सा होने का दावा भी किया है। इस वक्त जो बीजेपी मेंबर्स का रवैया है उससे इसलिए इस हुकूमत पर फर्ज आयद होता है कि हमने अपने लोगों के साथ, चाहे वो लद्दाख के हो, जहां बिन देखे बिन जाए उमर अब्दुल्ला साहब के मैंडेट पर लद्दाख के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को रिजेक्ट कर दिया जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इलेक्शन में हरा दिया। जम्मू के लोगों ने सिवाय उन लोगों के जो कम्युनल एजेंडा बीजेपी के साथ है, सिवाय उनके सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे को रिजेक्ट कर दिया। कश्मीर के लोगों ने एक सेक्युलर कैरेक्टर का इजहार करते हुए अपने उस एजेंडे का जो उमर साहब ने उनके सामने रखा था, एक सियासी और इक्तिसादी एजेंडा, उमर अब्दुल्ला साहब को लिए। इस वक्त ऑनरेबल स्पीकर सर, जब 370 पे बहस हो रही थी, तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने तीन नुक्ते उभारे उस वक्त। पहला ये था कि 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में पायदार अमन हो जाएगा। दूसरा ये था कि 370 और 35 से हटाने से जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। और तीसरा ये था कि जम्मू कश्मीर मुल्क की बाकी रियासतों की तरह अगर तरक्की करना चाहती है तो 370 को हटना होगा। ये वो तीन बुनियादी नुकात थे जिनको बुनियाद बनाकर उस वक्त की हुकूमत, जो आज भी वहां पर सारे हुकूमत कर रही है, उनने 370 को हटाया। और फिर जितने भी फंक्शंस जम्मू और कश्मीर में हुए आज तक, जिसमें होम मिनिस्टर साहब ने बात की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, या जो भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लोकल लीडरशिप है उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन हो गया है। ऑनरेबल स्पीकर सर, देयर इज डिफरेंस बिटवीन पीस, ऑर्डर एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस। जम्मू और कश्मीर में जो आप देखते हैं, दिस इज एब्सेंस ऑफ वायलेंस इन फेजेस, इन इंटरवल्स। इट इज ऑर्डर इन इंटरवल्स, इट इज ऑर्डर इन फेजेस, इट्स नॉट पीस। पीस वो होती है जिसमें लोग वॉलंटियर शामिल होते हैं, जिसमें लोग एहतराम के साथ शामिल होते हैं। पीस इज नॉट डिक्टेटेड विद द बैरल्स ऑफ द गन। वो अमन नहीं होता जो बंदूक के जोर पे कायम किया जाए, वो अमन नहीं होता जो लोगों को डरा कर कायम किया जाए, वो अमन नहीं होता जो लोगों की जुबानें खींच कर कायम किया जाए। उसको अमन नहीं करते, उसको आर्डर कहा जा सकता है, उसको जबरदस्ती सर खम कराने की बात तो की जा सकती है, लेकिन उसको अमन नहीं कहा जा सकता। ऑनरेबल स्पीकर सर, दूसरी बात उन्होंने कही कि डेमोक्रेसी, इस फैसले से डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी। ऑनरेबल स्पीकर सर, यही है डेमोक्रेसी, यही है वो डेमोक्रेसी जिसकी वो बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना एक वर्डिक्ट दे दिया और जमहूरियत का टेस्ट किया है। जमहूरियत का टेस्ट ये है कि जब फैसला आ जाता है आवाम का, तो इस फैसले को कबूल करना उस जमात का सबसे ज्यादा फर्ज होता है जिस जमात पर एतमाद न किया गया। वो अपने इखलाक से और अपने तरीके से, अपने इखलाक और अपने तरीके से जब इस फैसले को कबूल करती है तो मानना चाहिए वो जमात जमहूरियत पर यकीन रखती है। जो तरीका इस वक्त इन लोगों ने इख्तियार किया है कि हम ये कहते हैं कि जिसने ये कहते हैं अवर वे आर हाईवे,
जमहूरियत के नहीं होती। कल ऑनरेबल स्पीकर साहब यहाँ एक ऑनरेबल मेंबर बीजेपी के उन्होंने कहा हमारी तरफी नहीं करते हुए यू आर ओनली 23%, कहा कि आप सिर्फ 23% और इसके डबल मीनिंग होते हैं ऑनरेबल स्पीकर साहब। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि ये आप उनकी सत्ता की बात कर रहे हैं क्या इस हाउस की बात कर रहे हैं? कहा आपको जो मर्जी हो वो समझ। हम क्या उनसे कहना चाहते हैं कि हम इस तिरंगे का एहतराम करते हैं। आपके दफ्तर पे नागपुर में ये तिरंगा उस वक्त भी लहराया था जब कश्मीर में इस तिरंगे को लहराया। ऑनरेबल स्पीकर साहब, अगर आप गिनेंगे तो 23 को अगर आप निकाल देंगे तो आप भी 24 कभी नहीं रहेंगे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, हिंदुस्तान का मुसलमान उतना ही पक्का हिंदुस्तानी है जितने ये सारे और कहीं ज्यादा उनसे बेहतर। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि तादाद की बुनियाद पर अगर ये समझा जाएगा कि हम किसी के सामने सर झुकाएंगे, किसी सियासी जवाब या किसी सियासी नजरिए के सामने, तो उनको याद रखना चाहिए कि हमारा एक अकीदा और हमारा एक नजरिया है। ये नजरिया हमको सिखाता है कि मुल्क के साथ वफा करो, मुल्क के इदारों के साथ वफा करो, लेकिन ये सर जब झुकता है तो सिवाय अल्लाह के सामने किसी के सामने जब हम इस बात के लिए जहन तो तैयार कि हुकूमत चलेगी तो जमहूरियत की बुनियाद पे चलेगी, इंसानियत की बुनियाद पे चलेगी, इखलाकियात की बुनियाद पे चलेगी, कश्मीरियत की बुनियाद पे चलेगी, तो हम एक नहीं 10 कदम आगे चलने को तैयार हैं। लेकिन हमारा चलना उसको ये तस्वुर नहीं किया जाना चाहिए कि वो सरेंडर होगा। आपने कल कहा कि एक नए कश्मीर ने जन्म लिया है, तो हम आपसे कहते हैं कि आपने जन्म लिया होगा, हमने भी जन्म लिया है। हम ये जानते हैं कि मोहब्बत का तकाजा फूट पालिश करना नहीं होता। हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा हक है उसके लिए जिद्दोजहद करना और पूरा मन जिद्दोजहद करना, उसके लिए इस मकसद से गुजर के जाना, ये हमारी सियासी, इखलाकी और आईनी जिम्मेदारी है। आप हमारी जबान को नहीं रोक सकते, कतई नहीं रोक सकते। हमने कह दिया है और ये रेजोल्यूशन क्या है, गालियां निकाल के रिश्ते कायम नहीं किए जा सकते। ऑनरेबल एक मेंबर पीडीपी के काम कह रहे थे कि इट इज नॉट बाइंडिंग। यस इट इज बाइंडिंग। जब जो चीज आपके दिल से निकलती है और जिसका इखलाकी और कानूनी और आईनी जवाब होता है और जिसके पीछे ये असेंबली खड़ा है, जिस असेंबली को एक ड्यू प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यू प्रोसेस के जरिए ये असेंबली वजूद में आई है, अगर इसका रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं है, देन व्हाट आर यू डूइंग हियर? यह तो कहा जा सकता है कि ताकत के बल बोलते हैं, ये ताकत के नशे में इस रियासत की आवाज को दबाया जा सकता है। सो आप दबा दें, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि कोई हमें सभा करे और हमारे हाथ और पांव बांध दे और हम ये सारा देखते रहे। मकतब में कुछ तो रंग जमे, जस्टिस का लकीर रूह से बन जाए, सयाद कुछ तो हो, कुछ तो कहो सितमकश हो, फरियाद कुछ तो हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस फरियाद का जम्मू कश्मीर की आवाज, अवाम की आवाज है, इसकी उनके एस्पिरेशंस की तर्जुमानी करती है। और ये एस्पिरेशंस का अल्फाज हमारे गवर्नर साहब ने खुद किया है। हमारी एस्पिरेशंस क्या है? इज्जत के साथ, फिकार के साथ, उसूल की बुनियाद पर we want to go back to 4th August 2019 पोजीशन पर पहला मरना पड़ा हुआ। और यह खास में खिताब हमने क्यों किया और बातचीत की बात हमने क्यों कहा कि बातचीत करनी? हम वहां रुकने वाले नहीं है। वही बड़ा साहब, हम नहीं रुकने वाले 19 में, हमने तो पीछे चलना है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, हमने पीछे चलना है। ये क्या रेजोल्यूशन से जो आता है, हम बातचीत इसलिए करना चाहते हैं कि हमने इसी असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास किया है। आप ताकत के बलबूते पर नैरेटिव मत बदले। आप ये समझते हैं कि आप चालाकी से हमसे 370 पे दस्तखत करवाना चाहते हैं ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इखलाकी और सियासी एजेंडा है, जो जहर कश्मीर का एजेंडा था, और वह एजेंडा क्या था कि हमने उधर ही जाना है जहां हमने वादा किया, हम उसमें कारबंद
ہم کتی طور پاکستان کے حق میں نہیں ہیں، ہم آزادی نہیں چاہتے. یہ ملک اگر آزاد ہے تو ہم بھی آزاد ہیں. اور ایک بار یاد رکھیں کہ ایک بہت بڑے دانشور نے کہا ہے، اب یہ نوٹس بھی کر گئے، اس نے کہا ہے کہ جس دیش کا حکمران غلام ہو وہ دیش کے غلام ہو. ہمارے اردو پر